गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जय सिंह। आज आप लोगों को कक्षा 10 के अंतर्गत में जो विषय है सामाजिक विज्ञान, उसका जो सेकंड पार्ट है नागरिक शास्त्र का जो सेकंड चैप्टर है बेटा संघवाद, कल मैंने इसकी फर्स्ट लेक्चर क्लास ली थी। इस फर्स्ट लेक्चर क्लास के दौरान मैंने भारत की जो द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है अर्थात संघ सरकार और राज्य सरकार के विषय में बताया था। तो बेटा ये भी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में जो मूलभूत संविधान, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय हमारे मूलभूत संविधान में जो अनुच्छेद थे बेटा वो 395 अनुच्छेद थे। भाग की संख्या कितनी थी बेटा? 22 भाग थे। और जो अनुसूचियां थी बेटा वो कितनी थी? 8। और अब कितनी है? 12 है। तो बेटा आपके एग्जाम में इस बार जो अभी रिसेंटली बीच में अभी पिछले साल एग्जाम हुआ है उसमें कुछ अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे तो अनुसूचियां, तो हम सभी लोगों को अनुसूचियां देख लेते हैं कि अनुसूचियां जो है पूरी 12 अनुसूचियां हैं। तो इस लेक्चर क्लास में हम अनुसूचियों के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो बेटा जो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, याद रखना है बेटा क्या क्या आता है इसके अंतर्गत में। तो प्रथम अनुसूची जो है बेटा उसमें क्या उल्लेख मिलता है? 28+8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों है बेटा, याद रखना है। केंद्र शासित राज्यों के विषय में उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, ठीक है, प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, अभी तक बेटा केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या 9 हो गई थी, लेकिन रिसेंटली हमारी सरकार ने जो है अंडमान निकोबार और दमन द्वीप को मिक्स कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इसलिए अब जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है बेटा? वो 8 है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, कौन सी? द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची अगर बात करें द्वितीय अनुसूची में तो बेटा क्या उल्लेख मिलता है? तो भारत के जो गणमान्य लोग हैं, गणमान्यों में मतलब जितने उच्च पदाधिकारी हैं उनके वेतन का प्रावधान मिलता है। तो उच्च पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान मिलता है। और उच्च पदाधिकारियों में कौन कौन से लोग आते हैं बेटा? तो आपको याद देना है कि उच्च पदाधिकारियों में सबसे पहले बात करें राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। तो बेटा राष्ट्रपति का वेतन कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का वेतन अर्थात पूछा जाए कि किस भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है उच्च पदाधिकारियों के वेतन का प्रावधान मिलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा? तो राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति को जो है वेतन कितना मिलता है आप लोगों को बताना है। तो बेटा जो भारतीय जो 7वां पे कमीशन आया है उस 7वें पे कमीशन के अनुसार जो भारत के राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो बेटा कितना मिलता है? 5 लाख रुपए मिलता है। कितना रुपए मिलता है बेटा? 5 लाख रुपए मिलता है। आप लोगों को याद रखना है। फिर बेटा बात करते हैं उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, जो हमारे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की हैसियत से कितना पैसा मिलता है? 0, 1 भी रुपया नहीं मिलता है। जैसे ही वह राज्यसभा के पदेन सभापति का पद ग्रहण करता है उस हैसियत से उसको 4 लाख रुपए दिया जाता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थात राष्ट्रपति को संवैधानिक जो अधिकार के हिसाब से उसे कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही वह राज्यसभा के पदेन सभापति का पद ग्रहण करता है उस सभापति की हैसियत से उसको जो वेतन मिलता है बेटा कितना मिलता है? 4 लाख रुपए मिलता है। क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में आया, बच्चे लगा कर आते हैं 4 लाख लगा देते हैं, लेकिन यदि पूछता है उपराष्ट्रपति की हैसियत से तो उसे कितना मिलता है? 0 रुपए मिलता है। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देनी होगी। और उसके बाद तीसरी चीज बात करेंगे बेटा लोकसभा अध्यक्ष को। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये भी, अब वो मैंने कहा था कि अभी राज्यसभा का जो सभापति होता है
ठीक है। तो उसको जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति होता है तो 4 लाख रुपए। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको जो रुपए प्रदान होते हैं वो कितने रुपए प्रदान होते हैं? 4 लाख रुपए प्रदान होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे और राज्यपाल की बात करते हैं। तो बेटा राज्यपाल, तो राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख होता है बेटा, ये केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार जो राज्य में सरकारें होती हैं उनका संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसको राज्यपाल को कितना पैसा मिलता है? तो बेटा 3.5 अर्थात 3,50,000 रुपए मिलता है। कितना रुपए मिलता है बेटा? 3,50,000 रुपए मिलता है। तो आपको याद रखना है, तो राष्ट्रपति को कितना मिलता है? 5 लाख। 7वें पे कमीशन के अनुसार है बेटा, ये भी याद रखना है, बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर 5वें नंबर की बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है बेटा वो 2,80,000 रुपए मिलता है। ठीक है, 2,80,000 रुपए जो है 7वें पे कमीशन के अनुसार मिलता है। ठीक है। और उसके बाद बेटा जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? तो बेटा इसको जो मिलता है 2,50,000 रुपए मिलता है। ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर की बात करेंगे CAG। अभी हमारी रिसेंटली गवर्नमेंट ने CAG जो नया कंप्ट्रोलर है, एडिटर जनरल बोला जाता है, महालेखा परीक्षक हिंदी में बोलते हैं बेटा, यह पूरे संपूर्ण भारत की आय और व्यय के विवरण को देता है और उसको सरकार के समक्ष रखता है। और अभी रिसेंटली में गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, को नया कैग बनाया गया है और इनको जो वेतन मिलता है 2,50,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं 7वें पे कमीशन के अनुसार। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो वेतन मिलता है बेटा वो भी कितना मिलता है बेटा? 2,50,000 रुपए मिलता है। ठीक है। तो ये बेटा ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, भी बहुत सी चीजें बतानी है। महान्यायवादी को भी बेटा 2,50,000 रुपए मिलते हैं। तो ये चीज है उच्च पदाधिकारी। भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें आप लोगों को के लिए मालूम हो गया कि वेतन से संबंधित है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है। तो बेटा जो तीसरी अनुसूची जो है भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें किसका प्रावधान मिलता है? तो बेटा अभी मैंने जो बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, ठीक है, इनके शपथ से संबंधित इनको किसको कौन शपथ दिलाता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में मिलता है। तो बेटा अब याद हो गई, प्रथम अनुसूची आपको याद हो गई, दूसरी अनुसूची पता हो गई और तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। तो अब पूछा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो शपथ दिलाता है। तो शरद अरविंद बोबड़े, याद रखना है बेटा, बहुत जरूरी है। भारत के जो वर्तमान समय के जो मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े है। ठीक है। तो शरद अरविंद बोबड़े जो है बेटा वो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान समय में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है। तो बेटा फिर उसके बाद बात करेंगे उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है बेटा कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है? बेटा यही क्वेश्चन पूछने के लगा। तो राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी कोई शपथ नहीं होती है। याद रखने हैं बेटा, यहाँ पर बहुत जरूरी है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि इसको कौन शपथ दिलाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा था, इसकी कोई भी शपथ नहीं होती है। यह
लोकसभा में अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो बेटा उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय होता है इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की, लेकिन अगर शपथ दिलाता कौन है तो उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश। मैंने सर्वोच्च न्यायालय का नहीं कहा, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ पर होते हैं बेटा? स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, तो आपको याद हो गया। अब मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति याद रखना है। और जितने भी ये नीचे हैं और सबकी जो शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। तो आपको तीसरी अनुसूची तक पता हो गया बेटा। अब बात करेंगे चौथी अनुसूची की। भारतीय संविधान की जो बेटा चौथी अनुसूची है, कौन सी? चौथी अनुसूची की बात करते हैं। तो चौथी अनुसूची में बेटा राज्यसभा के सदस्यों का प्रावधान मिलता है। अर्थात भारत के किन किन राज्यों से कितने कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होकर आते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होकर आते हैं, तो बेटा कितने आते हैं? आपको याद रखना है 31 सदस्य मनोनीत होकर आते हैं। कहां से बेटा? राज्यसभा से। कल मैंने आप लोगों को इसका आर्टिकल भी बताया था, तो आर्टिकल आपको याद रखना है बेटा। इसके लिए मैंने आर्टिकल बताया था, तो एक ट्रिक बताई थी जिसको आपको याद रखना था, सरला। तो बेटा आपको याद हो गया ना, तो सा से हो गया संसद हो गई थी, मैंने बता दिया था, और रा से हो गई राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की बात की थी, और यहाँ की अगर बात करें तो लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संसद के लिए 79 बताया था, राज्यसभा के लिए 80 बताया था, और इसके लिए 81 बताया था। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो जिसमें से वर्तमान समय में जो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है कितनी है बेटा? 245 है, जिसमें से 245 वर्तमान समय में इनकी सदस्य, और ये कब तक ऐसी बनी रहेगी बेटा? सन 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें जो बेटा है, इसमें जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों में विधानसभा है, अर्थात इनको राज्यसभा सदस्यों को वोट कौन देता है? जो राज्यों में जो जिनको विधायक बोलते हैं या एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से जो मेंबर होते हैं, वो लोग इनको वोट देते हैं। तो इसलिए भारत के सभी 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, और भारत के 2 केंद्र शासित मात्र ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभाएं, जहां मैं बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी हैं, और अगर बात करें पुडुचेरी की तो एम रंगास्वामी जी हैं, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। वो जो है यहाँ पर 2 जगह पर जो विधानसभा है, इसीलिए मैंने कहा, तो अर्थात इतनी ही जगह से राज्यसभा के सदस्य मनोनीत। तो इन राज्यों से जो बचे, अब कितने टोटल 30 हो गए, इन 30 राज्यों से कितने सदस्य मनोनीत होकर आ रहे हैं बेटा? तो अगर इसमें 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? तो 233 मेंबर कहाँ से? 28 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों से होकर आते हैं। अब बेटा जो 12 सदस्य हैं, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है बेटा, जो 12 सदस्य हैं वो भारत का राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है। किस क्षेत्र में करता है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद याद रखना है बेटा, तो अनुच्छेद 80 का पार्ट 3, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के भाग 3 में जो राज्यसभा के 12 सदस्यों द्वारा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो इनका प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद आपको याद हो गया बेटा। और ये किस क्षेत्र के लिए होते हैं? तो बेटा आपको याद रखना है विज्ञान, कला, साहित्य एवं सामाजिक कार्य के लिए। सामाजिक कार्य बेटा कई बार कंपटीशन एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आज आपको सीख लेना है। यहाँ पर जो 12 सदस्य मनोनीत करता है भारत का राष्ट्रपति, वो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, किन क्षेत्रों में करता है? तो आपको यही 4 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो किन क्षेत्रों में? विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक कार्य।
हेतु इनको नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो बेटा आपको ये चीजें पता हो गई कि नहीं पता हो गई? तो चौथी भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो आपको अच्छी तरह से पता हो गई। अब बात करेंगे बेटा भारतीय संविधान की जो है 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो बेटा भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची, अब बेटा भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, अब याद रखना है बेटा, यहां पर बेटा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बेटा अर्थात एससी और एसटी के प्रशासन और उनको कितना उनको रिजर्वेशन दिया जाए या उनको उनका जो प्रावधान मिलता है उनको कितना नियम जो है उनके विषय में अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान जो मिलता है वो भारतीय संविधान की जो है 5वीं अनुसूची में मिलता है। बेटा ये बिल्कुल याद रखना है, तब भी आपको समझ में आएगा। तो एससी और एसटी का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है, तो आपको ये पता हो गया। अब भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, तो बेटा जो 6ठी अनुसूची है, ये छठी अनुसूची जो है बेटा वो कौन सी है आपको याद रखना है। तो 6ठी अनुसूची में आपको याद रखना है बेटा पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करने वाली जनजातियों का प्रावधान, और पूर्वोत्तर राज्यों में जो निवास करने वाली जो प्रमुख रूप से कौन कौन से राज्य हैं पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करने वाली जनजातियों के विषय में उल्लेख मिलता है। तो बेटा कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है बेटा, तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो बेटा ये पूर्वोत्तर राज्य जो ये हैं पूर्वोत्तर राज्य, इनमें निवास करने वाली जनजातियों का प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है बेटा, वो किस में मिलता है, भारतीय संविधान की जो है 6ठी अनुसूची में मिलता है। और अब बात करेंगे जो 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान मिलता है भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है बेटा, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बेटा होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो बेटा इसके विषय भी पूछे जाते हैं। तो मूलभूत संविधान में संघ सूची में जो विषय थे बेटा कितने थे, 98 विषय थे। अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 100 है। राज्य सूची में मूलभूत संविधान के अनुसार कितने थे बेटा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पहले 66 थे, अब कितने हो गए बेटा, 62 है। अब इसमें अगर पूछे समवर्ती सूची में, तो बेटा समवर्ती सूची के अंतर्गत में जो मूलभूत संविधान में जो विषयों की संख्या थी कितनी थी, 47 विषय। अब कितने हैं बेटा, अब कितने हैं, 52 विषय हैं। तो बेटा अब इनको याद करना है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर बेटा विषय लिख लेना है, सभी लोगों को अपने आप लिख लीजिए ये विषय। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के विषय हैं प्रमुख रूप से। तो ये चीज आपको 7वीं अनुसूची पता हो गई। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची के विषय में आप लोगों को ज्ञात हो चुका। ठीक है, अब आगे की बात करें तो हम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 8वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान की है, ठीक है बेटा, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है भारत में वर्तमान समय में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है।
कितनी भाषाओं को ले, अर्थात वर्तमान समय में हमारी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं भारत में प्रमुख रूप से संवैधानिक रूप से मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए बेटा मूलभूत, जब हमारा संविधान अभी बताया था 395 जब अनुच्छेद थे तब मूलभूत संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो बेटा जब मूलभूत संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और 15वीं भाषा जो है बेटा, 15वीं भाषा जो बनी थी, जो 15वीं भाषा जो बनी थी वो कौन सी बनी थी बेटा? सिंधी बनी थी। और सिंधी कब बनी थी बेटा? 21वें अमेंडमेंट द्वारा बनी थी। 21वें अमेंडमेंट द्वारा ये भाषा बनी थी। और 21वां अमेंडमेंट कब आया था बेटा? 1967 में आया था। ठीक है, 21वें अमेंडमेंट द्वारा 21वां अमेंडमेंट कब आया बेटा? 1967 में आया। और 21वें अमेंडमेंट द्वारा जो है भारतीय संविधान की जो 15वीं भाषा बनी थी, कौन सी बनी थी बेटा? सिंधी बनी थी। अब बात करेंगे फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर बेटा मैंने कहा था मूलभूत संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी बताई थी मैंने बेटा? वो 22 भाषाएं। और इनका प्रावधान जो 14 भाषाओं का किया गया था वो अनुच्छेद, याद रखना है किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको याद रखना है बेटा 344। ये बिल्कुल याद रखना है कि 344 के तहत 14 भाषाओं को की घोषणा की गई थी, क्योंकि इसमें समिति और संसद द्वारा ही इन भाषाओं को मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची, तो 11वें अमेंडमेंट द्वारा जो है जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, अब देखें 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 71वां संविधान संशोधन कब आया बेटा? 1992 में आया। और 1992 में आया, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया बेटा? नमक जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया? नमक जोड़ दिया गया। तो ना से बेटा हो जाएगा नेपाली, मां से क्या हो जाएगा? मणिपुरी, और का से क्या जोड़ा गया बेटा? कोंकणी। कौन सी जो जोड़ी गई? ये 3 भाषाएं। तो अब कितनी हो गई बेटा? देखिए 18 हो गई। ठीक है, अब अगर हम 21वां अमेंडमेंट और 71वां अमेंडमेंट ये दोनों अमेंडमेंट जोड़ दे तो कौन सा हो जाएगा? 92वां अमेंडमेंट। ठीक है, तो 92वें अमेंडमेंट द्वारा, और 92वें अमेंडमेंट कब आया? सन 2003 में आया बेटा। और इस अमेंडमेंट के अनुसार जो भाषाएं जोड़ी गई वो बोर्ड मॉस, याद रखना है। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं जोड़ी गई बेटा? 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब याद रखना है कौन कौन सी जोड़ी गई 4 भाषाएं? कौन? 92वें अमेंडमेंट द्वारा तो देखिए 22 हो गई होंगी। अगर आप जोड़ेंगे तो बेटा बी से हो गया बोडो, है ना, वो छोड़ देना। डी से क्या होगा? डोंगरी, मां से मैथिली, और बेटा सा से संथाली। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए आपको याद रखना है कि मूल भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं का प्रावधान मिलता है, ये अमेंडमेंट भी याद रखने हैं। क्योंकि अमेंडमेंट एग्जाम में जब कंपटीशन में होता है तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करता है, जो कि अभी आप लोगों की क्लास में बेसिक चीजें, ये चीजें आपके हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों के विषय में जानकारी होना जरूरी है। ये चीज़ें बेटा दिया आप रटिए नहीं, समझ के कोशिश करेंगे। देखिए मैंने कहा 21वां आया, अब 21वां अमेंडमेंट के बाद 71वां आया, मैंने दोनों को जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अब जैसे मैंने जोड़ा, अभी जैसे आप लोग अभी एग्जाम में याद करेंगे तो याद करेंगे तो उसमें जैसे आपको नमक मैंने अभी कहा था, तो नमक जोड़ा था, तो नमक के लिए मैंने अपनी ट्रिक बनाई और कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। केवल 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर सदा के लिए कभी नहीं बोलेंगे। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं किया जा सकता, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, इसलिए याद किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा अब बात करेंगे भारतीय संविधान की जो है 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो बेटा मैं यहाँ इसको साफ कर दे रहा हूँ। तो बात करते हैं बेटा भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची बेटा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये बेटा भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, अर्थात यदि किसी भी किसान की जमीन यदि भारत सरकार उसको लेती है, तो अगर लेती है तो
का अगर लागत जो है 100 रुपए है, 100 रुपए है, तो उसको 4 गुना ज्यादा देती है, 4 गुना अधिक पैसा प्रोवाइड करती है। तो 4 गुने से अधिक से ज्यादा देती है, अर्थात 4 गुना होगा तो 400 रुपए गवर्नमेंट देगी। इसीलिए बेटा जो भारतीय संविधान की जो नवीन अनुसूची है वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। बेटा फिर बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में है, इसको यहाँ पर हम बता नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन लेवल का है, इसलिए आप लोगों में इतना ही है, इसलिए मैं यहाँ पर इतना ही बताऊंगा। फिर आएगा 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसमें बेटा दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून का प्रावधान का उल्लेख मिलता है। किस अनुसूची में मिलता है बेटा, बिल्कुल याद रखिएगा बेटा। और ये कब लागू किया गया था, 1985। अक्सर एग्जाम में पूछा गया, कंपटीशन में हर बार आता रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है दल बदल कानून का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है, कब लागू किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है। भारतीय संविधान की आधारशिला कहें तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, तो बेटा 11वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, तो बेटा किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है बेटा वो किससे संबंधित है बेटा, पंचायती राज व्यवस्था से। और इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय। और आप अपने गांव में प्रधान से पूछेगा, 29 विषयों के नाम पूछ लो तो प्रधान घूमते रह जाएंगे, ठीक है। 29 विषय पूछे, किस विषय पर आप कानून बना सकते हैं अपने ग्राम सभा में, तो शायद वो नहीं गिना पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 12वीं अनुसूची की बात करें बेटा, 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 12वीं अनुसूची में बेटा नगर निगम का प्रावधान मिलता है, नगर निगम का प्रावधान मिलता है। तो बेटा ये अभी मैंने थोड़ा सा